और जैसे जैसे यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ही अमेरिका भी और चौकस होता जा रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी टाइगर टीम को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया। रूस के केमिकल हथियार कैसे होंगे बेअसर? जैविक हमले का जवाब कैसे देगा यूक्रेन? पुतिन के पंजे से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? इन चारों सवालों का बस एक जवाब है, टाइगर टीम। एक ऐसी टीम जो यूक्रेन युद्ध पर 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर इस टीम की नजर। रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर यह खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है। इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस बना है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा, जहां जंग से जुड़े हर मुश्किल हालात से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम बाकायदा टेबल टॉप रिहर्सल करके पूरे प्लान को तैयार कर चुकी है। व्हाइट हाउस के इस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस के खिलाफ जवाबी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाइगर टीम की टास्क लिस्ट में शामिल है पुतिन के परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है, केमिकल अटैक से यूक्रेन वालों को कैसे बचाना है, जैविक हमला होने पर क्या एक्शन लिया जाए, वहीं युद्ध में फंसने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान कैसे बचानी है। एक महीने के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। रूस के बरसाए गोलों से यूक्रेन जल रहा है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए। तोप और गोलों के बाद अब रूस की सेना अपने अमोघ हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर वार कर रही है। युद्ध और लंबा खिंचा तो पुतिन अपने एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना केमिकल वॉर शुरू कर सकती है। यहां तक कि यूक्रेन में जैविक बम से भी निशाना साधा जा सकता है। और तो और पुतिन के किलर कमांडो दर्जन से अधिक बार ज़ेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन टाइगर टीम के बनाए प्लान से हर बार ज़ेलेंस्की सही सलामत बच जाते हैं। अमेरिका की एक खास टाइगर टीम बीते नवंबर से मिशन यूक्रेन पर काम कर रही है। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है और हर बैठक 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास करती है। टाइगर टीम को बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है। इसलिए कीव से 700 किलोमीटर दूर स्पेशल कमांडोज का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इनके प्लान की एक एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे और इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में। कीव में कहां है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है।
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. क्या होगा अगर रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देगा? क्या यूक्रेन तबाह हो जाएगा? क्या ज़ेलेंस्की मारे जाएंगे? ज़ेलेंस्की को निशाना बनाना रूस के लिए अब टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि रूस की हर चाल का जवाब देने को पूरी तैयारी ज़ेलेंस्की ने कर रखी है। रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि मुश्किल हालात में ज़ेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 US नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडोज ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देते हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की की जान बचाने की होगी, जिसके लिए नेवी सील्स और SAS कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते से पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे। क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और SAS कमांडो कैसे अपना काम करेंगे, उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अल-कायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को नहीं पता चल पाई थी। नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुतिन की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज़ को दुनिया में सबसे क्रूर कमांडो के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की इस फोर्स का अहम रोल रहा है। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और SAS कमांडोज पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवा या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से वो कीव आएंगे। सील्स कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे जाबाज और घातक फोर्स में शामिल किया जाता है। सील्स कमांडो ऐसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत सील्स कमांडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सील्स कमांडो मरने के लिए नहीं, बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं।
सील्स कमांडोज मुश्किल घड़ी में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर या फिर पानी के अंदर हर ऐसे मिशन को मुमकिन बना देते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। वहीं ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। ये दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस के लिए मिसाल रही है। SAS की तर्ज पर ही तमाम देशों ने अपने कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग देने की परंपरा शुरू की। स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये फोर्स बहुत ही घातक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। जैसे अभी लिथुआनिया की एयरबेस पर ज़ेलेंस्की की जान बचाने की तैयारी में लगी है और व्हाइट हाउस में मौजूद टाइगर टीम के एक इशारे पर अपने ऑपरेशन मिस्टर प्रेसिडेंट पर निकल पड़ेगी। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब 33वें दिन तक जा पहुंचा और आज इस बीच दोनों देशों के बीच एक नए दौर की बातचीत भी शुरू होने जा रही है, जिससे उम्मीदें जरूर जगी हैं। ये बातचीत तुर्की में होगी, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और खबर है कि बातचीत का ये दौर आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 30 मार्च तक चलेगा, जिसमें युद्ध विराम के तमाम पहलुओं पर दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी चर्चा बातचीत करते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से उसकी शर्तें मानने का दबाव यूक्रेन पर जरूर होगा, क्योंकि रूस इसका जिक्र एक बार नहीं कई बार कर चुका है कि यूक्रेन को उसकी शर्तें माननी होगी। बिना शर्त उसे टेबल पर आना होगा, बातचीत अगर वो चाहता है, बीच का रास्ता चाहता है। तो जिस बातचीत का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से होने जा रही है, जो कि 30 मार्च तक चलने वाली है, उसे लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि आमने सामने की ये बैठक अवसर और जरूरत दोनों है। इसके परिणाम क्या होंगे इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि जिस तरह से यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, ऐसे में बीच का शांति का रास्ता निकलना बेहद जरूरी है। इसलिए आमने सामने की बैठक को उन्होंने अवसर और जरूरत दोनों करार दिया। Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат наші. और यूक्रेन पर रूस के हमले जारी है। मिसाइल से रूस पर हमला किस तरह से सामने आया है, उसकी तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचाई है। इस बीच ये भी बता दें कि खार्किव रिवनी में रूस का हमला सामने आया, तो जतोमर में भी रूस के हमले देखने को मिले हैं, जिसके बाद भयंकर आग की लपटें कुछ इस तरह से यूक्रेन की धरती को थर्राती हुई दिखाई दी। ये आग की भीषण लपटें आप देखिए किस तरह से यूक्रेन जल रहा है और इस जलते यूक्रेन की जो तबाही है वो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और साथ ही साथ रूस को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रूस की बख्तरबंद गाड़ी जो है उसे किस तरह से तबाह किया गया, वो तस्वीर, ये खबर भी आप तक पहुंचाई, क्योंकि यूक्रेन की सेना के जोश में किसी तरह की कोई कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मारियोपोल में महातबाही, महाबर्बादी लगातार सामने आई है और मारियोपोल के मेयर का जिक्र करें तो उन्होंने रूस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उनके मुताबिक रूस जबरन लोगों को मारियोपोल से रूस भेज रहा है और अब तक 20 से 30 हजार लोगों को मारियोपोल से जबरन रूस के कब्जे वाले इलाके में भेजा गया। आसमान में धुएं का गुबार है। जमीन पर धमाकों से पूरा शहर छलनी हो गया है। रूसी फौज यूक्रेन पर कब्जे के लिए रातों दिन तबाही की नई कहानी लिख रही है। पूरा यूक्रेन इस वक्त जल रहा है। पुतिन के सैनिक लड़ाके ज़ेलेंस्की को झुकाने के लिए युद्ध की नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन के 2 शहर जिस पर बाज की तरह पुतिन की आंखें टिकी हैं, वहां मंजर भले ही बिखरे हुए मलबे, उठते हुए धुएं, घुटती हुई सांसों का हो, लेकिन यूक्रेन के 2 शहरों ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। इन 2 शहरों पर कब्जे की कहानी जिस दिन फिनिश होगी, महायुद्ध का अंत उसी दिन हो जाएगा।
लेकिन फिलहाल मारियुपोल और राजधानी कीव में यूक्रेन की जाबाज सेना अपने से कई गुना ताकतवर रूसी सेना से लोहा ले रही है। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити. पुतिन की लाख चाहतों के बावजूद मारियुपोल और कीव पर पुतिन के कब्जे का सपना अधूरा है। लेकिन सवाल है, कीव तो राजधानी है, मारियुपोल में ऐसा क्या है जहां रूसी सेना आधिपत्य जमाने के लिए बेचैन और बेकरार है? राजधानी कीव से मारियुपोल की दूरी करीब 781 किलोमीटर है, लेकिन हालात दोनों के एक जैसे हैं। मतलब दोनों शहर रूसी फौजों को अपने ऊपर काबिज होने से रोकने में अब तक सक्षम है। लेकिन फिलहाल उस सवाल का जवाब तलाशते हैं जिसके पीछे मारियुपोल पर कब्जे की पुतिन की प्लानिंग है। मारियुपोल की सड़कों पर रूसी टैंक उतर चुके हैं। रूस लगातार हमले किए जा रहा है। रूस ने शहर में घेराबंदी कर दी है। इस घेराबंदी के बाद मारियुपोल में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। राजधानी कीव में कब्जा करने में असफल रहे रूस के निशाने पर यूक्रेन का मारियुपोल शहर क्यों है? यहां कब्जा करके रूस क्या साबित करना चाहता है और इसके क्या मायने हैं? ये समझने के लिए मारियुपोल शहर को जानना होगा, इसके भूगोल और इतिहास को समझना होगा। मारियुपोल यूक्रेन का बंदरगाह शहर है। अज़ोव सागर के तट पर बसा मारियुपोल यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस इसे हथियाकर इस बंदरगाह से होने वाले व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा करके रूस आर्थिक तौर पर यूक्रेन की कमर तोड़ना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन मारियुपोल पर कब्जा करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पूर्वी हिस्से का डोनेस्क और लुहांस्क पहले ही रूस समर्थित अलगाववादियों के नियंत्रण में है। अगर रूस मारियुपोल पर कब्जा कर लेता है तो वो इन दोनों क्षेत्रों और खुद के नियंत्रण वाले काराइमिया के बीच सड़क मार्ग स्थापित कर पाएगा। रूस ने 2014 में काराइमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब ये कि रूस अपने मंसूबे में सफल होता है तो यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह मारियुपोल पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस का ये सपना आज का नहीं है, वो 2014 से यही चाहता है, जिसे वो अब अंजाम दे रहा है। लेकिन यूक्रेन की सेना जान की बाजी लगाकर शहर को अब तक रूसी कब्जे में जाने से बचाने में कामयाब है। मारियुपोल में विध्वंस बढ़ता जा रहा है। अब तक 40,000 लोग शहर छोड़ चुके हैं। रूस ने किस हद तक मारियुपोल में घेराबंदी की है, इसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बयान से समझा जा सकता है। Но у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача, ведь впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнессете по видеозаписи и перед народом Израиля. Президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнессете перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, насколько в Москве... तो
रूस और यूक्रेन का युद्ध अब 33वें दिन तक आ पहुंचा है और इस बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि आपसी बातचीत के लिए एक बार फिर से तैयार नजर आ रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से 33वें दिन भी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन एक छोटी उम्मीद जरूर जगी है क्योंकि आज तुर्की में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। बातचीत का दौर एक बार फिर से शुरू हो रहा है जो कि 30 मार्च तक चलेगा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले की जितनी भी बातचीत हुई है वो बेनतीजा साबित हुई है, लेकिन उम्मीद इसलिए जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से भारी तबाही महाबर्बादी हो रही है उसके चलते बीच का रास्ता, शांति का रास्ता निकलना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो रूस और यूक्रेन के इस महाजंग को 33 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रूस के हाथ खाली हैं। लेकिन इस बीच यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किस तरह से रूसी सेना की भीषण गोलाबारी सामने आ रही है वो और तेजी के साथ, रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। तो रूसी सैनिक रफ्तार के साथ गोलाबारी कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। बमों की बारिश आसमान के किसी भी कोने से कभी भी यूक्रेन के किसी भी शहर पर हो जाती है। लेकिन इस बीच रूसी सैनिकों पर चरनीव के एक शहर के 7 नागरिकों की किडनैपिंग का भी संगीन आरोप लगा। दरअसल ये आरोप यूक्रेन की तरफ से दावे के तौर पर सामने आया कि लोगों के विरोध को रोकने के लिए रूसी सैनिक अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उनकी किडनैपिंग को अंजाम दे रहे हैं। पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर इस वक्त मौजूद है। कभी भी परमाणु हमले का सायरन बज सकता है। पुतिन परमाणु पनडुब्बियां अटलांटिक महासागर में उतार भी चुके हैं। यूक्रेन को बार बार परमाणु हमले की धमकियां मिल रही हैं और इस बीच सवाल यह है कि इन घातक परमाणु पनडुब्बियों के निशाने पर आखिर यूरोप के कौन कौन से देश हैं। परमाणु हथियारों से लैस पुतिन की पनडुब्बियों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। पुतिन किसी भी हद तक जाने का मूड बना चुके हैं। पुतिन का माइंड गेम शुरू हो चुका है। रूस की पनडुब्बियां उत्तर अटलांटिक महासागर में उतर चुकी हैं। यह दुनिया में उत्तर अटलांटिक महासागर की लोकेशन जो यूरोप के देशों से बिल्कुल सटा हुआ है। अब जिस तरह पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां यूरोप के देशों के करीब पहुंच चुकी हैं, उससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। खासकर यूरोप के देशों की सरकारों का पूरा खुफिया तंत्र सिर्फ यही पता लगाने के काम में लग गया है कि आखिर पुतिन की परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां इस वक्त यूरोप के किस देश के करीब है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के किन किन कोनों पर पुतिन ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस की ये पनडुब्बियां परमाणु हमला करने में सक्षम है और इनको ट्रैक कर पाना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये परमाणु पनडुब्बियां सामान्य पनडुब्बियों की तरह नजर आती हैं, लेकिन इन परमाणु पनडुब्बियों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है। इस परमाणु पनडुब्बी में परमाणु ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र लगे होते हैं। परमाणु पनडुब्बी के अंदर ही परमाणुओं का विखंडन किया जाता है और इस विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से बिजली पैदा की जाती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। समंदर के अंदर ये परमाणु पनडुब्बियां छिपकर दुश्मन पर हमला करने में माहिर होती हैं। रूस की ऐसी ही परमाणु पनडुब्बियां अब यूरोप के देशों के इर्द गिर्द मौजूद हैं, जिनसे यूरोप की बड़ी बड़ी महाशक्तियां तनाव में नजर आ रही हैं। अगर आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु बम के हमले की धमकियां देकर पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दहशत में डाल रखा है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले हफ्ते के अंदर ही पुतिन ने अपने परमाणु बलों को अलर्ट पर रख दिया था। पुतिन के इस एक्शन पर जो बाइडेन को भी बयान देना पड़ा था कि रूस माइंड गेम खेल रहा है। I don't think he is remotely contemplating using nuclear weapons, but I do think I think he is focused on trying to convince the world that he has
the ability to change the dynamics in Europe in a way that he cannot. But I don't. How much of it is a cover for just saying we're just doing exercises, and there's more than that? I just can't. इसके बाद 1 मार्च को बैरेंट सागर में पुतिन के परमाणु पनडुब्बियों का सैन्य अभ्यास देखा गया। परमाणु हमले की इन धमकियों के साथ साथ रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन में तबाही का सिलसिला जारी रखा। और अब पिछले हफ्ते 24 घंटे में 2 बार रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव की तरफ से कहा गया था कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। और फिर अमेरिका में रूस के हाउस राजदूत दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि नाटो ने उकसाया तो हमारे पास एटम बम के इस्तेमाल का अधिकार है। Well, we have a concept of domestic security, and well, it's public. You can read all the reasons for nuclear arms to be used. So if it is an existential threat for our country, then it can be used in accordance with our concept. रूस की सबसे खतरनाक यासेन परमाणु पनडुब्बी का वजन 8,600 टन है। ये 457 फीट लंबी है। रूसी परमाणु पनडुब्बी की बीम 13 मीटर है। इसकी स्पीड 37 किलोमीटर प्रति घंटा है। समंदर के अंदर 450 मीटर तक गहराई में ये परमाणु पनडुब्बी छिप सकती है। रूसी पनडुब्बियां 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। पुतिन के पास 4,447 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। और पुतिन पहले ही नाटो को धमकी दे चुके हैं कि उनके परमाणु हथियारों का मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। रूस पर साइबर अटैक का दावा सामने आया है। रूस का सरकारी टीवी हैक करने का यह दावा है। NB65 हैकर समूह का यह बड़ा दावा है कि रूसी सरकारी रेडियो भी हैक कर लिया गया है। तो रूस को हैकिंग का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक रूस पर साइबर अटैक हुआ है, बड़ा साइबर अटैक। सरकारी टीवी हैक करने का यह दावा किया जा रहा है। NB65 हैकर समूह का यह बड़ा दावा सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि रूसी सरकारी रेडियो भी हैक कर लिया गया है। दरअसल यूक्रेन रूस का जो ये महायुद्ध है, उस बीच ये खबर अपने आप में मायने रखती है, क्योंकि साइबर अटैक अगर रूस पर हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे एक बड़ी साजिश और मंशा भी नजर आती है। रूसी सरकारी रेडियो टीवी हैक कर लिया गया। और यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर जबरदस्त पलटवार किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही रूस के सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। तो यूक्रेन की सेना न सिर्फ रूसी सैनिकों को रोक रही है, बल्कि जो रूसी सैन्य ताकत है, जिसकी क्षमता, जिसकी ताकत पूरी दुनिया मानती है, उसे जवाब भी दे रही है। जमीन में जिस तरह से टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां लगातार नुकसान पहुंचा रही है यूक्रेन के शहरों को, यूक्रेन के इलाकों को, उन्हें तोड़ना हो या फिर आसमान में लड़ाकू विमानों को नेस्तनाबूद करना हो। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति आमने सामने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आक्रामक तेवर अख्तियार कर चुके हैं। बाइडेन ने तो पुतिन को कसाई तक कह दिया। दो महाशक्ति इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा करती हुई दिखाई देती है। पुतिन ने ऐसे परमाणु हथियार विकसित किए हैं जो युद्ध का नतीजा बदल सकते हैं। अब अमेरिका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां यह पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या जिन परमाणु पनडुब्बियों को रूस ने उत्तर अटलांटिक महासागर में उतारा है, उनमें परमाणु हथियार लोड किए गए हैं या फिर नहीं। पुतिन यूक्रेन के साथ इस युद्ध में पीछे हटते हुए नहीं, बल्कि आक्रामक नजर आना चाहते हैं। साल 2014 में जब पुतिन ने क्रीमिया पर कब्जा किया था,
उस वक्त भी अपनी परमाणु बंदूकों का इस्तेमाल दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए किया। युद्ध के पहले दिन से ही रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर नाटो या अमेरिका ने उठाया तो परमाणु हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। लेकिन अब युद्ध के 4 हफ्ते बीत जाने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का दौरा किया है और पुतिन को धमकाने का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. पोलैंड में जो बाइडेन से पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि वो पुतिन के बारे में क्या सोचते हैं, तो बाइडेन ने सीधा जवाब दिया कि पुतिन एक कसाई है। You're dealing every day with Vladimir Putin. I mean, look at what he's done to these people. What does it make you think? He's a butcher. यूक्रेन की युद्ध भूमि से बेहद नजदीक पोलैंड से ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन को बहुत कड़ा संदेश है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में जो बाइडेन ने आधे घंटे का भाषण दिया है। अब तक तो सिर्फ पुतिन ही धमकियां दे रहे थे, लेकिन अब जो बाइडेन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। 24 घंटे में 2 बार जो बाइडेन ने पोलैंड की जमीन से पुतिन को धमकाया है। सबसे पहले जो बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी कि अगर यूक्रेन पर रासायनिक हमला किया गया तो जवाब जरूर देगा, और 24 घंटे के अंदर ही दूसरी बार बाइडेन ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि नाटो की जमीन पर 1 इंच भी बढ़ने के बारे में मत सोचना। शीत युद्ध के कई दशकों बाद पहली बार दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने खड़ी हो गई हैं और युद्ध की मुद्रा में खड़ी हो गई हैं। पुतिन का एक कदम नाटो और अमेरिका को युद्ध में घसीट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तीसरा महायुद्ध देखेगी। तो रूस के हमले की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी जोरदार हमला यहां पर रूसी सैनिकों के जरिए किया गया है, जिसके चलते यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह नजर आया। वीडियो भी आपके सामने रखेंगे जो कि इस बात को बताते हुए दिखाता है कि किस तरह से यूक्रेन का सैन्य ठिकाना रूसी सेना ने अपने हमले में पूरी तरह से तबाह कर दिया। देखिए, सबसे पहले ये निशाना साधा गया और उसके बाद सीधा हमला होता है, जिसके बाद यूक्रेन का सैन्य ठिकाना धूल के धुएं के इस गुब्बार में तब्दील हो जाता है, जो कि उसकी तबाही को बयां करता है।